morning to all of you. This is Avinash Yadav and once again I welcome to my own YouTube channel Ananya Classes. Dear students, आपको पता है कि इस समय जो पूरा विश्व है वो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पीड़ित है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और जितना भी हो सके हमेशा अपने हाथों को सैनिटाइज करिए एंड डोंट ट्राई टू फॉरगेट दैट यू हैव टू वियर द मास्क। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में अपने बताया था कि टेट एग्जामिनेशंस क्या होते हैं, टेट का ड्यूरेशन क्या होता है, टेट में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, टेट में आपके कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट्स को कितने बराबर बराबर भागों में बांटा गया है या फिर उनकी जो नंबर्स होते हैं कितने मार्क्स पा करके हम क्वालिफाई करते हैं, सब कुछ मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बहुत ही स्पष्ट आपको बताया था। और आज मैं आपको अपना मेरा जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, जैसा कि आप जानते हैं कि आई एम द टीचर ऑफ इंग्लिश एंड जस्ट टुडे आई एम गोइंग टू क्लियर ईच एंड एवरीथिंग दैट इज गोइंग टू कम इन आवर नेक्स्ट टेट एग्जामिनेशन। मैं आपसे एक वादा करता हूं कि अगर आपने मेरे वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपको इंग्लिश का जो सिलेबस है, अभी मैं आपका टोटल इंग्लिश का सिलेबस बताऊंगा कि टेट एग्जाम में इंग्लिश का कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो टेट एग्जाम के दौरान पूछा जाता है, प्रत्येक टॉपिक पर कितने मार्क्स आपको दिए जाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक वादा चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमेशा लोगों को शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप शेयर करेंगे, दूर दराज के जो गांव के बच्चे हैं, ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं जिनको कुछ कारणों से, पैसे के अभाव से उनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, अगर उनको ये वीडियो मिलेगी तो वास्तव में कहीं न कहीं आपके थ्रू उनको मदद मिलेगी। तो इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, आइए शुरू करते हैं। टेट में जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट कह लीजिए इंग्लिश, उसकी हम शुरुआत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें टेट में, जैसा कि मैंने आपको बताने की जरूरत नहीं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि टेट को क्या बोलते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको यूपी गवर्नमेंट में ने जो शुरुआत की थी 2011 में। मैंने बताया 2011 से लगातार 2018 तक कई बार टेट के पेपर्स होते गए, लेकिन 2 सालों से कह लीजिए, पिछली बार आपका 2020 में और 2021 में भी टेट का एग्जाम नहीं हुआ है। उसका रीजन आपको पता ही है, कोरोना जैसी एक जो वैश्विक महामारी है उसने न केवल एक आर्थिक रूप से भारत को कमजोर किया है, बल्कि हम कह सकते हैं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं कहीं न कहीं उनका फ्यूचर जो है वो दांव पे लग चुका है। लेकिन हमें हमेशा एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है कि अगर रात है तो दिन जरूर होगी, अगर आपकी जिंदगी में अगर दुख है तो प्रसन्नता जरूर आएगी। तो इसी उम्मीद और इसी विश्वास से हमको निरंतर लगातार अपनी मेहनत करनी है, अपने सिलेबस पे फोकस करना है और जितना भी हो सके, जितना भी आपको टाइम मिले, आप हमेशा अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में तो मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, अपने वीडियो के माध्यम से ऐसे ग्रामर मैं आपको पढ़ा दूंगा जो आपने न कभी पढ़ी होगी न कभी सुनी होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। अगर टेट में हम सिर्फ इंग्लिश की बात करें तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको एक ऑप्शनल टॉपिक होता है या ऑप्शनल सब्जेक्ट कह लीजिए, वो इंग्लिश या फिर संस्कृत या फिर उर्दू, तीनों में से कोई आपको एक लेना है। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि आई एम द टीचर ऑफ इंग्लिश, सो इट मेक्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक क्लियर ईच एंड एवरीथिंग वेरी डीपली एंड वेरी क्लियरली। मैं अध्यापक होने के नाते मैं अपनी खुद की एक जिम्मेदारी समझता हूं कि मेरे द्वारा जो भी पढ़ाए गए स्टूडेंट्स हैं, लगातार जिनको मैं पढ़ाए जा रहा हूं, मैं पिछले 5 सालों से टेट, सीटेट और सुपर टेट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मेरे पढ़ाए हजारों बच्चे आज सिलेक्ट हैं, चाहे वो 68,500 की वैकेंसी हो, चाहे 69,000 की वैकेंसी हो। और आने वाले समय में हमारी जो यूपी गवर्नमेंट है वो लगातार कोशिश कर रही है कि एक नई वैकेंसी फिर परिषदीय विद्यालयों में लाई जाए। और आपकी मान के चलिए कि कम से कम 50,000 से 1 लाख के आसपास की जो वैकेंसी होगी उसमें बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होंगे। और मैं आपके लिए दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं
कि आप अपनी मेहनत को लगातार जारी रखिए। अगर बात हम इंग्लिश सब्जेक्ट की करें तो इंग्लिश सब्जेक्ट में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं, 30 क्वेश्चंस। अब देखिए 30 क्वेश्चंस में क्या क्या है या इंग्लिश का सिलेबस क्या है, इसको मैं बहुत ही माइन्यूटली और बहुत ही डीपली आपको बताने जा रहा हूं। अगर हम इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें या फिर इसके हम कैरिकुलम, इसके पाठ्यक्रम, इसके सिलेबस की बात करें तो हम देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो इंग्लिश का होता है उसको हम बोलते हैं अनसीन पैसेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन भी बोलते हैं। अनसीन पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन। अगर हम इंग्लिश टॉपिक की बात करें, इंग्लिश के सिलेबस की बात करें, चाहे वो प्राइमरी लेवल का इंग्लिश का पेपर हो, चाहे आपके जूनियर लेवल का इंग्लिश का पेपर हो, ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल वेरी क्लियरली एंड डीपली दैट इज गोइंग टू आस्क इन द नेक्स्ट टेट एग्जामिनेशन, डोंट ट्राई टू फॉरगेट। तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है वह होता है अनसीन पैसेज, जिसको हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग का हो, चाहे आपके टीजीटी पीजीटी का हो, चाहे आपके नेट के एग्जाम की बात कर लीजिए, चाहे आपको अपने टेट, सीटेट, सुपर टेट की बात कर लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो होता है वह होता है अनसीन पैसेज, जो कि कॉम्प्रिहेंशन के नाम से होता है। और मान के चलिए कि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस जो आपके होते हैं वो आपका जो पैसेज दिया होता है उस पैसेज से क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन जो आपका होता है वो वोकैब का मतलब सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछ सकता है, वन वर्ड पूछ सकता है, एडियम्स पूछ सकता है, फ्रेजल वर्ब पूछ सकता है, वो तो कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का जो एक दायरा है वो बहुत ही असीमित है, उसको हम बहुत ही कह लीजिए कि लिमिटेड नहीं कर सकते। इसलिए आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने वीडियो के माध्यम से मैं आपको अनसीन पैसेज के बारे में बताऊंगा और पढ़ाऊंगा और ऐसे ऐसे ट्रिक्स दूंगा कि एक बार देखने के बाद आप अनसीन पैसेज में 4 से 5 जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं आप सबको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसमें जो सेकेंड टॉपिक होता है वह होता है आपका द सेंटेंस। यानी चाहे आपके प्राइमरी लेवल के टेट की बात करिए, चाहे जूनियर लेवल के टेट की बात करिए, दूसरा जो टॉपिक होता है वो सेंटेंस होता है। तो सेंटेंस में पूछा क्या जाता है ये भी जानना जरूरी है। इसमें पहली चीज जो पूछी जाती है वो होती है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, और दूसरी चीज जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो सेंटेंस होता है, कहने को तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन वास्तव में जब हम इसको पढ़ते और पढ़ाते हैं तो इसका जो दायरा है वो बहुत ही विस्तृत, बहुत ही बड़ा हो जाता है। अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की, देन वी नो दैट देयर आर मेनली 2 पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। फर्स्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड प्रेडिकेट। लेकिन अभी मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी हम सिर्फ सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं। सब्जेक्ट में क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट को कितने भागों में बांटा गया, प्रेडिकेट को कितने भागों में बांटा गया, वह अपनी आने वाली जो भी नेक्स्ट वीडियोस होंगी मैं बहुत ही क्लियरली आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। और बात अगर हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस की करें तो सभी लोग कहते हैं कि 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, बहुत लोग कहते हैं 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, बट माय डियर स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट दैट देयर आर मेनली 2 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। First is called according to meaning and the second one is called according to structure. अगर हम according to meaning की बात करें, then according to meaning there are 5 kinds of sentence. वो जो 5 हम बोलते हैं वो according to meaning होता है। और यदि हम according to structure, अगर हम संरचना के अनुसार, रचना के अनुसार अगर वाक्य की बात करें तो sentences has 3 kinds: simple, complex and compound. अब हम बात करते हैं आपके तीसरे टॉपिक की, जो कि, और अगर हम सेंटेंस से बात करें तो याद रखिएगा सेंटेंस से कम आपके 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको अभी देखना है, हमको ये आपका जो सिलेबस है वो 30 मार्क्स का है और इस 30 मार्क्स को हमको क्लियर करना है।
तीसरा जो आपका टॉपिक है वो जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको भी पता है बचपन से, अगर हम बात करें क्लास 5th के बाद से लगातार हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ते आते हैं, शब्द भेद जिसको हिंदी में कहते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? देयर आर मेनली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और प्रत्येक पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत ही माइन्यूटली पढ़ना है। और एक बात और बता दूं, पहले का जो सिलेबस था टेट का, चाहे वो प्राइमरी या जूनियर का रहा हो, वो थोड़ा सा डिफरेंट था। लेकिन जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हिंदी में नई शिक्षा नीति कहते हैं, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो इंग्लिश का सिलेबस है वह चेंज हुआ है। हमेशा याद रखिएगा, पुराने पैटर्न पर आप तैयारी नहीं कर सकते। अब आपको बाध्य होना पड़ेगा कि जो न्यू पॉलिसी आई है उस पॉलिसी के अनुसार ही आपको तैयारी करनी है। ये हमेशा अपने दिमाग में बांध के रखिएगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब आपके जितने भी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एज वेल एज इंटरजेक्शन, और आपको सारे पार्ट्स को बहुत ही माइन्यूटली पढ़ना है। और इसमें भी आप मान के चलिए कि कम से कम सबसे बड़ा टॉपिक है, इसलिए आपके 10 क्वेश्चंस लगभग 10 क्वेश्चंस आते हैं। क्यों? क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर मैं, जैसे कि बीइंग अ टीचर ऑफ इंग्लिश, आई नो दैट all the parts of speech are very important, but a few are very important like noun, verb, adverb and preposition। अगर हम बात करें इन 4 की, नाउन की, वर्ब की, या फिर आपके एडवर्ब की या प्रीपोजिशन की, तो सबसे ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं ये आपके 4 टॉपिक से ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लूं मैं प्रीपोजिशन की, तो प्रीपोजिशन में कम से कम 2 क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। रही बात आपके नाउन की, तो नाउन का दायरा तो वैसे ही बहुत बड़ा है। नाउन में हम नाउन के काइंड्स पढ़ते हैं, उसके बाद से नंबर, जेंडर, केस पढ़ते हैं। तो नाउन को हम तो लिमिटेड कर ही नहीं सकते। और मैंने अपने नाउन के वीडियो में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है कि नाउन क्या है, उसके काइंड्स क्या हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी आपके पार्ट्स हैं सबको हमको बहुत ही डीपली पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो है आपका आर्टिकल। याद रखिए, आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, कोई भी एग्जाम आप उठा करके देख लीजिए, कोई भी एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव और आपके एकेडमिक एग्जाम्स होते हैं, सारे एग्जाम में आर्टिकल का कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आर्टिकल का पूछा जाता है। वो चाहे आपका डेफिनेट आर्टिकल द हो या फिर इनडेफिनेट आर्टिकल और या एन हो। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से आने वाली बहुत सारे ऐसे वीडियोस होंगी जो सिर्फ इस आपका जो सिलेबस है टेट का, इसी पर बेस्ड होंगी। और आप मेरे प्रत्येक वीडियो को जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जितने भी टॉपिक्स हैं उनको मैंने कितना इजीली पढ़ाया है, कितना इजीली उसको एक्सप्लेन किया है कि कमजोर से कमजोर और तेज से तेज बच्चा उसको बेहतरीन तरीके से समझ सकता है। अब हम अगर आर्टिकल की बात करें तो अभी मैंने बताया अ एंड द, ये आपके जो 3 आर्टिकल होते हैं जो 2 भागों में डेफिनेट और इनडेफिनेट में बांटे गए हैं, उनको भी हमको पढ़ना है। और आर्टिकल टॉपिक से कम 2 या 3 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका है पंक्चुएशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पंक्चुएशन, और मान के चलिए कि कम से कम 2 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं पंक्चुएशन से। तो अक्सर हमको एक चीज हमेशा परेशान करती है कि वास्तव में पंक्चुएशन होता क्या है। तो अक्सर आपने देखा होगा सारे एग्जाम में पंक्चुएशन के क्वेश्चंस आते हैं। तो पंक्चुएशन क्या होता है? द करेक्ट यूज ऑफ सिंबल्स इन इंग्लिश ग्रामर। आपके जो इंग्लिश ग्रामर के सिंबल्स होते हैं, जिनको हिंदी में हम प्रतीक कहते हैं, शाइन कहते हैं, जैसे आपका फुल स्टॉप का यूज कैसे होता है, आपके क्वेश्चन मार्क्स का यूज कैसे होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज कैसे होता है, आपके कोलन सेमीकोलन का यूज कैसे होता है, आपके इन्वर्टेड कॉमास का यूज कहां पे किया जाता है। तो बहुत ही बारीकी से जब मैं आपको अपनी वीडियो के द्वारा पंक्चुएशन पढ़ाऊंगा तो आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि पंक्चुएशन कितना आसान है।
अब हम अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वॉयस। और वॉयस से आप मान के चलिए कि कम से कम 3 क्वेश्चन तो वॉयस से आएगा। वॉयस का मतलब आपको पता है वाच्य, और वाच्य कितने भागों में बांटा गया है? 2 पार्ट्स में। पहला होता है एक्टिव वॉयस जिसको हिंदी में कर्तृवाच्य, और दूसरा होता है पैसिव वॉयस जिसको हिंदी में कर्मवाच्य कहते हैं। लेकिन वॉयस क्या है, वॉयस को कितना डीपली हम पढ़ और पढ़ा सकते हैं, मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जो भी वॉयस मैं आपको बता दूं, चाहे वो असर्टिव का वॉयस हो, इंट्रोगेटिव का हो, चाहे आपके इंपरेटिव का हो, एक्सक्लेमेटरी का हो, जितने भी सेंटेंसेस पर हमारे वॉयस को पढ़ा और पढ़ाया गया है ग्रामर में, मैं आपको सारी चीजें बहुत ही आसानी से बताऊंगा। अब हम बात करते हैं वॉयस के बाद अगले टॉपिक की। अगला आपका जो टॉपिक है इसमें वो है आपका नरेशन। देखिए, नरेशन से कम 2 क्वेश्चंस आते हैं। अगर बात हम करें नरेशन की तो वास्तव में कुछ तो आपका जो सिलेबस था, पिछला सिलेबस, उसमें नरेशन को मेंशन किया गया था, लेकिन इसमें बड़ा एक कंफ्यूजन ये हमारे सामने आता जा रहा है कि क्या नई एजुकेशन पॉलिसी में नरेशन को इंक्लूड किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि कभी कभी हमारे दिमाग में एक डाउट्स होता है कि इधर वी हैव टू रीड और नॉट, क्या हमें पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा कभी दिमाग में अपने डाउट्स मत लाइए। मैं एक चीज जानता हूं, जैसे अगर आपको कोई भी चीज पसंद नहीं है लेकिन आपको बहुत ही भूख लगी हुई है, तो मैं आपसे एक एडवाइस देना चाहता हूं कि आपको भले वो चीज पसंद नहीं है लेकिन अपनी भूख की तृप्ति के लिए, अपने पेट को शांत करने के लिए आप अगर उस चीज को खाएंगे तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। वैसे ही अगर आपने नरेशन पढ़ लिया, इट मे बी पॉसिबल इट डजंट आस्क इन द टेट एग्जामिनेशन, हो सकता है कि इसको ना पूछा जाए, लेकिन अगर पूछ दिया गया तब क्या करेंगे आप। इसलिए मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको नरेशन भी पढ़ाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि नरेशन क्या होता है। नरेशन, जैसा कि आप जानते हैं, नरेशन को कथन कहते हैं। एंड कितने प्रकार के कथन होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट? देयर आर मेनली 2 काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट। फर्स्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट नरेशन, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट नरेशन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है आपका वर्ड फॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए एक नया टॉपिक हो सकता है क्योंकि आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस टॉपिक को आपके सिलेक्ट किया गया है, आपके सिलेबस में इसको डाला गया है। तो वास्तव में आपको जानना पड़ेगा कि वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है, किस प्रकार हम वर्ड फॉर्मेट करते हैं। तो आपने एक टॉपिक सुना होगा वर्ड फॉर्मेशन का मतलब, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, आपने सुना होगा प्रीफिक्स एंड सफिक्स। वही है, प्रीफिक्स और सफिक्स को ही वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। प्रीफिक्स का मतलब आपके लिए हो सकता है कि प्रॉब्लम हो कि प्रीफिक्स और सफिक्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो प्रीफिक्स का मतलब प्री, पहले आने वाला, जिसको हिंदी में उपसर्ग कहते हैं, और सफिक्स जो कि लास्ट में आता है उसको इंग्लिश में प्रत्यय कहते हैं। यानी प्रीफिक्स का मतलब हो गया उपसर्ग, पहले आने वाला, और सफिक्स का मतलब आपका क्या हो गया? उपसर्ग का मतलब प्रत्यय। यानी कि आपका चाहे प्रीफिक्स हो चाहे सफिक्स हो, कम से कम मान के चलिए कि 2 क्वेश्चंस आपके आने हैं प्रीफिक्स और सफिक्स से। तो प्रीफिक्स और सफिक्स मैंने आपको बता भी दिया, आप इसको पढ़े भी हैं। इंग्लिश ग्रामर में कई बार आपने पढ़ा होगा कि कोई भी पर्टिकुलर एक वर्ड बना हुआ है, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया ऑनेस्ट, ठीक है। तो ऑनेस्ट को अगर हमको कहना हो कि एक कोई ऐसा प्रीफिक्स जोड़ करके आप इसका एंटोनिम्स बना दीजिए, तो हम ऑनेस्ट में क्या करते हैं? डिस जोड़ देते हैं, DIS, तो बन जाता है डिसऑनेस्ट। तो आपका एक नया वर्ड फॉर्मेट हुआ, एक नया शब्दकोश बन गया, एक नया वोकैब हमको मिल गया, तो इसी को तो वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। यही तो वर्ड फॉर्मेशन है, होता है कि नहीं? तो सिंपल सी बात है, वर्ड फॉर्मेशन यानी सब प्रीफिक्स और सफिक्स भी मैं बहुत ही इजीली आपको बताऊंगा। इसमें जो नेक्स्ट आपका है टॉपिक वो भी हमको डिस्कस करना है। देखिए,
नेक्स्ट जो टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार, वह आपने पढ़ा है और आप जानते ही हैं, वो आपका है नंबर। नंबर ये आपको सिर्फ एक गुमराह किया गया है। नंबर आपको पता है कि नंबर इज द पार्ट ऑफ नाउन। नाउन में हम जब काइंड्स पढ़ते हैं, नंबर पढ़ते हैं, जेंडर पढ़ते हैं, केस पढ़ते हैं, तो हम नाउन के दौरान ही पढ़ सकते हैं, लेकिन हमको फॉलो करना है जो सिलेबस है, उस सिलेबस को फॉलो करना है, हमको अलग से नहीं पढ़ना है। इसलिए नंबर हम पढ़ेंगे। और नंबर में हमको, आपको पता है कि नंबर में नंबर आपके दो होते हैं इंग्लिश में। एक तो होता है आपका सिंगुलर नंबर और एक आपका होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर का मतलब एक वचन, जो किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताता है। और प्लूरल नंबर का मतलब बहुवचन, जो आपके दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में डिस्क्राइब करता है। तो ये भी हम बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। और इसमें जो आपका अंतिम टॉपिक है टेट, चाहे वो प्राइमरी लेवल का हो चाहे जूनियर लेवल का हो, वो अंतिम टॉपिक आपका है जेंडर। जेंडर आपको पता ही है, जेंडर इज आल्सो द पार्ट ऑफ नाउन। और जेंडर को हिंदी में लिंग कहते हैं। और अगर हम इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो देयर आर मेनली 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। आपके जेंडर 4 होते हैं। पहला मैस्कुलाइन, सेकेंड फेमिनाइन, तीसरा आपका न्यूटर और लास्ट आपका कॉमन जेंडर। तो इन चारों जेंडर को मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वास्तव में आप टेट एग्जाम में किस प्रकार जेंडर को फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही इजीली और बहुत ही माइन्यूटली। अब देखिए, being a teacher of English, it makes my responsibility to give you some clue about the best books of English grammar। बहुत बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं कि टेट की जो तैयारी हमको करनी है या सुपर टेट की तैयारी करनी है, इस दौरान हम किस किताब को ज्यादा प्रीफर करें। अक्सर बच्चे गुमराह भी हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो उनको गुमराह कर देते हैं, अच्छी किताबों को नहीं बताते हैं। तो मैं आपको कुछ किताबों के नाम यहाँ पे पॉइंट आउट कर दे रहा हूं, आप उनको मार्केट से खरीद सकते हैं। देखिए, पहली जो आपकी किताब होती है एक्सीलेंट इंग्लिश ग्रामर। अगर हम बात करें एक्सीलेंट की, मैंने सबसे पहला नाम एक्सीलेंट का क्यों दिया, क्योंकि आपको पता है कि मेनली 12th तक, 12वीं तक मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो एक्सीलेंट से ही पढ़ते हैं। तो एक्सीलेंट बहुत बुरी किताब नहीं है। अगर आप एक्सीलेंट को पढ़िए तो वास्तव में एक्सीलेंट जो है बेसिक चीजों को बहुत ही माइन्यूटली आपको बता देती है। तो एक्सीलेंट को भी आप पढ़ सकते हैं। सबसे बढ़िया जो मैं मानता हूं वो आपकी है लुसेंट। अगर हम लुसेंट को पढ़ते हैं तो वास्तव में लुसेंट इंग्लिश ग्रामर की अगर आप किताब लीजिए तो किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए लुसेंट इज द बेस्ट बुक। मैं भी मानता हूं, सारे टीचर्स भी मानते हैं कि लुसेंट ने जितनी मेहनत की है, प्रत्येक रूल्स को, प्रत्येक टॉपिक को कितना ही बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है। तो वास्तव में इसलिए मैं भी आपको एक सजेशन दे रहा हूं, सजेस्ट कर रहा हूं कि आप चाहे तो लुसेंट से भी तैयारी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपका केपी ठाकुर, नाम सुना होगा आपने, केपी ठाकुर की जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है, ये राइटर का नाम है। अगर केपी ठाकुर सिर्फ आप नाम बोल देंगे किसी भी बुक स्टोर पर तो वो आपको दे देगा, उसका ग्रीन कवर का जो है उसका पेज है। तो वास्तव में केपी ठाकुर को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही, केपी ठाकुर की सबसे अच्छी बात और लुसेंट की सबसे अच्छी बात क्या है कि ये दोनों जो किताबें हैं ये आपकी बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल का मतलब कि दोनों किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन की गई है। इसलिए जो कमजोर से कमजोर बच्चे होते हैं अक्सर इंग्लिश टू इंग्लिश किताबों को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाते हैं। इसलिए लुसेंट और केपी ठाकुर को जब ऐसे बच्चे पाते हैं और पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो उनको लगता है कि ग्रामर कितना इजी है, क्योंकि ये दोनों किताबें जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हिंदी में भी एक्सप्लेन की गई है। नेक्स्ट किताब अगर बात करें हम बुक की तो अगर हम कहते हैं एस.सी. गुप्ता, एस.सी. गुप्ता की इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, बड़ी अच्छी और बहुत ही कह लीजिए कि इतनी डीपली लिखी गई किताब मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं पढ़ी थी कि एस.सी. गुप्ता, जिस किताब का नाम है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन,
ये भी मार्केट में अवेलेबल है। आप चाहें तो मार्केट में जाकर के किसी भी किताब को परचेस कर सकते हैं। किसी भी किताब को जो आप पढ़ेंगे तो वास्तव में आप पाएंगे कि कितनी जो भी मैंने आपको बुक्स बताई है वो बहुत ही आपके लिए फायदेमंद है। सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई है। और सबसे बड़ी बात देखिए, टेट का जो पेपर होता है जिसमें सिर्फ ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, ग्रामर इतना टफ और इतना लेंदी नहीं पूछता है कि आप कर नहीं पाएंगे। मैं पिछले 5 सालों से सिर्फ टेट सुपर टेट को पढ़ा रहा हूं और आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से कि आपके इंग्लिश के पेपर में बच्चे 30 आउट 30 पाते हैं। मैं इतना माइन्यूटली इतना बेहतरीन तरीके से किताब को सजेस्ट करने के बाद उनके जितने भी टॉपिक्स होते थे इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाता हूं कि हर बच्चा 30 में 30 पा सकता है, 30 में 30 पाते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहता है तो मैं तो क्या ब्रह्मा भी उसे नहीं पढ़ा सकते हैं। इसलिए आप इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको लेकर के बिल्कुल अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई फोबिया न मत बनाइए और यह सोच करके पढ़ाई करिए कि हम प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही आसानी से टच कर सकते हैं, बहुत ही माइन्यूटली उसको पढ़ सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से। इसलिए बेहतरीन जो 4 किताबें हैं जो आपको बेहतरीन तरीके से इजी लेवल पे लिखी गई हैं, ये आपको सजेस्ट मैंने इसलिए की कि आप चाहें तो मार्केट से इसको परचेज करके आज से ही पढ़ना प्रारंभ कर दें, क्योंकि कहा भी गया है कि कभी भी देर नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई का कभी कोई एक वेट नहीं होता कि नहीं चलो आज नहीं 1 घंटे बाद नहीं कल। जो भी बच्चा अगर इस फॉर्मेट पे पढ़ाई करता है वह कभी सफल नहीं होता है। इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ कि जो भी मैंने आज सिलेबस और बुक्स को बताया वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।